Off. Today we are going to explain electric potential energy. We know that हम इस बात को जानते हैं रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन सिमिलर चार्जेस. दो सिमिलर चार्जेस हों, सिमिलर चार्जेस बच्चों या तो प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस हों. तो यहाँ पे हम इस बात को जानते हैं कि रिपल्सिव फोर्स जो है एक्ट बिटवीन सिमिलर चार्जेस, दो सिमिलर चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? रिपल्सिव फोर्स काम करता है. वाइल अट्रैक्टिव फोर्स, जबकि अट्रैक्टिव फोर्स जो है बिटवीन अपोजिट चार्जेस, बिटवीन अपोजिट चार्जेस प्लस माइनस या माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स. सो इफ टू सिमिलर चार्जेस आर मूव्ड टूवर्ड्स, अगर दो सिमिलर चार्जेस जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्जेस को अगर मूव्ड किया जाए, लाया जाए टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के पास, आर टू डिसिमिलर चार्जेस आर मूव्ड, या दो डिसिमिलर चार्जेस को मूव अवे किया जाए, एक दूसरे के पास से हटाया जाए, तो क्या होगा? सम वर्क हैज़ टू बी डन, तो कुछ काम करना पड़ेगा. बाई सम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के अगेंस्ट एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस, जो दो चार्जेस के बीच में कार्य कर रहा है. क्लियर है कि अगर क्या नाम है, दो सिमिलर चार्जेस हैं, उनको अगर आप पास में लाना चाहते हैं तो सम वर्क विल हैव टू बी डन. ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, क्योंकि उनके बीच में कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है? एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, दैट इज रिपल्सिव फोर्स. अब दिस वर्क इज स्टोर्ड, जब ये काम जो है, ये काम इज स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. When two charges are separated from each other, इसी तरीके से जब दो चार्जेस को आप सेपरेट करेंगे, सेपरेट कब होगा? जब दोनों चार्ज अपोजिट हों, प्लस और माइनस, तो दोनों सटना चाहेंगे. तो जब उनको एक दूसरे से सेपरेट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे राइटर बोला कि जब दो चार्जेस को आप सेपरेट करते हैं एक दूसरे से बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस, कितने दूर ले जाना चाहते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस. तो नो फोर्स एक्ट बिटवीन देम, तो उनके बीच कोई नो फोर्स एक्ट, उनके बीच कोई फोर्स काम नहीं करता. उन्हीं के बीच में जब दो चार्जेस आर सेपरेटेड, दो चार्जेस बहुत दूर पे हों, अलग अलग हों, कहाँ पे हों? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हों. एक चार्ज यहाँ पे हो और दूसरा चार्ज बहुत दूर हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो नो फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम, उनके बीच कोई कार्य, कोई फोर्स नहीं लगता. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कहीं पर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना, बहुत दूर है, चार्ज प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन बोल दिया इनफाइनाइट डिस्टेंस है, बहुत दूर हो, वो तो जब समीप आते हैं तब उसके बाद अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स. तो यहाँ पे नो फोर्स एक्ट बिटवीन देम, उनके बीच कोई फोर्स से कार्य नहीं करता. इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त क्या होगी? ज़ीरो होगी. कहाँ पे? इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी? ज़ीरो होगी. इतना समझ में आई बात? दस इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम of fixed charges is equal to amount of work done by some external agent in forming the system by bringing the each constituent charge from infinity. ये पीछे पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप पढ़े हैं कि E इज इक्वल टू W/Q होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी एक सिस्टम की जिसमें फिक्स्ड चार्ज हो, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट
इन्फॉर्मिंग द सिस्टम बाय ब्रिंगिंग द ईच कॉन्स्टिट्यूएंट चार्ज ऑफ इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटिव है। आप यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज को आप किसी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे P पॉइंट है, लाना चाहते हैं तो आप पढ़ें V इज इक्वल टू W बाई Q। तो यही जो वर्क होता है, वर्क जो डन होता है बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर? तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है E किसके इक्वल हो जाएगा? एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी W बाई Q के इक्वल होगा। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू होती है। अब आइए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्जेज हैं, एक है Q1 और एक Q2। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है कितनी है? R है। क्लियर? तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी व्हाट? U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। तो W1 प्लस W2, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद यहाँ आ जाइए, W1 क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन अ फील्ड फ्री स्पेस। अभी मान लीजिए ये दोनों जो है इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटिव पे हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, ये दोनों बहुत दूर है एट इनफाइनाइट प्लेस पे हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक सिस्टम फॉर्म बाय 2 चार्जेस Q1 और Q2 प्लेस्ड इन एयर में है एट ए डिस्टेंस R अपार्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी, ये फार्मूला है, U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। लेकिन अगर इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरी हो, इनफाइनाइट पे हो, तो उस केस में क्या है कि W1 इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। तो W1 जो है वो Q1 को कहाँ से लेके आ रहा है? इन्फिनिटी से। कहाँ पे लेके आ रहा है? A पे। यानी फ्री स्पेस है, एकदम स्पेस है, कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्या होगा? W2 क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2। W2 किसके लिए? Q2 को लेके आ रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी से, बहुत दूर से। लेकिन कहाँ पे लेके आ रहा है? 2B पे, इन द फील्ड ऑफ चार्ज Q1। लेकिन इसको लेके आ रहा है तो स्पेस फ्री है। लेकिन जब Q2 को लेके आ रहा है बहुत दूर से, तो अब एक Q1 वहाँ पे मौजूद है। तो जिसकी वजह से जब Q1 मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। पहला चार्ज लेके आ रहा है इन्फिनिटी से, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बल्कि फ्री स्पेस है। इसलिए व्हेन Q1 इज ब्रॉट, जब Q1 को लाया जाता है, किसको लाया जाता है? जब Q1 को लाया जाता है इन्फिनिटी से A पॉइंट पे, तो इट मूव्स इन अ फील्ड, ये एक ऐसे क्षेत्र में मूव करता है जिसका नाम क्या है? फ्री स्पेस है। इसलिए Q डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। Q1 तो कोई फोर्स जो है एक्सपीरियंस नहीं करेगा। भाई Q1 Q2 फोर्स कब एक्सपीरियंस करेंगे? जब ऑलरेडी कोई चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट हो। लेकिन Q1 को जब लाया जा रहा है तो कोई चार्ज नहीं है, फ्री स्पेस है। इसलिए वर्क डन विल बी व्हाट? 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग। लेकिन जब Q2 को आप लेके आ रहे हैं, किसको लेके आ रहे हैं? Q2 को लेके आ रहे हैं। कहाँ से? इन्फिनिटी से। किस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं? B पॉइंट पे। तो अब इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए नाम लिया है, किसका नाम लिया है? उसमें किसका नाम लिया था? इन अ फील्ड फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का नाम लिया था। और यहाँ पे किसका नाम लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम लिया है। तो प्रोड्यूस किसके द्वारा पैदा हुआ है? Q1 के, क्योंकि पहले से अब Q1 ला दिया है। और जब Q1 को लेके आ रहा था तो एट दैट टाइम द स्पेस वाज फ्री, तो नो वर्क विल बी डन। कन्फर्म? तो W1 इक्वल टू 0। लेकिन जब Q2 को लेके आ रहा है तो अब Q2 को लाने में प्रेजेंट कौन चार्ज है?
Q1। तो अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, तो अब यहाँ पे वर्क डन विल बी समथिंग, कुछ न कुछ काम होगा। तो कैन बी रिटेन है, तो W2 इज इक्वल टू Q2 V। V को लेके आ रहे किस पॉइंट पे, अरे Q2 को लेके आ रहे किस पॉइंट पे, B पे। ये माइनस V इनफाइनाइट, क्योंकि पहला जो था Q1 वो भी इनफाइनाइट है, वो एकदम आज़ाद है, फ्री है। तो इसलिए W2 इज इक्वल टू Q2, मतलब आप पीछे पढ़े हैं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q0 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। और यहाँ पे क्या था, VA माइनस VB था, तो B2A था। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, खाली W लेंगे, तो Q VA माइनस VB। VA पहले क्यों लिखा गया है, क्योंकि VA मतलब ए पॉइंट पे पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है कंपेरिजन देन B के मुकाबले में, इसलिए VS में से VB को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ पे वर्क डन इस पे ज़्यादा हो रहा है B पे, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे 0 है क्योंकि ये फ्री स्पेस में था। तो कंफर्म हो गया। तो W2 इज इक्वल टू Q2 VB माइनस V इन्फिनिटी, तो Q2 इज इक्वल टू VB माइनस 0। तो मिल गया आपको W2 की वैल्यू क्या मिली, Q2B, और W1 की वैल्यू क्या मिली, 0, और W2 की वैल्यू Q2B। अब इसके बाद W2 इज इक्वल टू Q2, यही है Q2। अब VB की वैल्यू जो फार्मूला है, V का फार्मूला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। अरे ये तो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। और अगर यहाँ पे R स्क्वायर कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है, बस भाई। तो W2 इक्वल टू Q2 इंटू, ठीक है, VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, V2B की, VB की, हो गया। अब इसके बाद W2 को आप लिख सकते हैं, W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R हो गया, R स्क्वायर नहीं भाई, R। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 विल बी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात आ रही है, तो अभी यहाँ फार्मूला पढ़े थे कि W1 प्लस W2, तो W1 प्लस W2 इज इक्वल W1 तो ऑलरेडी क्या है, 0 है, और W2 की वैल्यू गिवन है, तो आपको मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। तो U इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। तो इक्वेशन 4 जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए, दो चार्जेस के लिए। अगर दो चार्जेस Q1 और Q2, क्लियर हो गया कि एक बार फिर से समझा दूँ, क्लियर, आगे बढ़े। W1 0 है, क्यों, क्योंकि जो Q1 चार्ज हम ला रहे हैं वो फ्री स्पेस में ऑलरेडी कोई चार्ज है नहीं, ठीक है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से वर्क डन विल बी 0। लेकिन जब वो आ चुका है तो Q2 को लाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुकी है, तो W2 समथिंग होगा। अब कितना होगा, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया, W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। आगे बढ़े। अब डिस्कशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, कि सिंस पोटेंशियल एनर्जी U इज ए स्केलर क्वांटिटी। भाई पोटेंशियल एनर्जी आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो चार्जेस है Q1 Q2 प्लेस्ड बी अलॉन्ग विद देयर साइन, इनको इनके साइन के साथ रखना चाहिए। इफ बोथ द चार्जेस आर ऑफ सेम साइन, अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के हो, मीन्स दोनों या तो प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। ये समझ में आया, बोलिए। अगर Q1 Q2 दोनों चार्जेस सेम साइन के हों, मतलब सेम साइन का मतलब ये कि Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। मान लीजिए Q1 5 कूलाम है, क्या है, और ये 3 कूलाम है,
ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जब आप Q1 Q2 करेंगे तो 5 इंटू 3 5 यानी 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? अब अगर कह रहा है कि सेम साइन के हो तो Q1 Q2 ये 0 से बड़ा होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर क्या नाम है, दोनों सिमिलर चार्जेस, दोनों सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो इन ब्रिंगिंग देम क्लोजर सम वर्क हैज टू बी डन। दोनों या तो प्लस में रहें या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो। इन दो कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी या दोनों चार्जेस का जो मल्टीप्लाई होगा ना वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। कन्फर्म? तो अब जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तो दोनों के केस में रिपल्सन फोर्स लगेगा। जब रिपल्सन फोर्स लगेगा तो आप चार्ज को लाना चाहेंगे, ठीक है, किसी पॉइंट पे, तो अगेंस्ट जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो यू विल हैव टू डू सम वर्क। तो सम वर्क हैज़ टू बी डन, कुछ काम करना पड़ता है अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, सो दैट, ताकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती। जब काम करना पड़ेगा आपके द्वारा किसी एक्सटर्नल एजेंट के बाई, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। लेकिन एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो वो तो ऑटोमेटिक खिसकता चला आएगा। तो उसमें सिस्टम काम कर रहा है, आप काम नहीं कर रहे, तब उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब आपके द्वारा कार्य करना पड़े तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। कब ऐसा होगा? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। और जब एक प्लस और एक माइनस हो तो शुरू में से लेके जब आएंगे, ठीक है, दूर से तो काम करेंगे, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या नाम है? बढ़ी हुई होगी। लेकिन जैसे जैसे उसके करीब लेके आएंगे तो घटती जाएगी। तो अब यहाँ पे करें, सो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, हाउ एवर इन सेपरेटिंग देम वर्क इज डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ। कह रहा है कि इन सेपरेटिंग देम, उनको सेपरेट करने में, ठीक है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ, सिस्टम ही को खुद करना पड़ता है। सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। क्लियर हो गया? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देख लीजिए, अगर दोनों चार्ज सेम साइन के हों तो Q1 Q2 सेम साइन का मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों माइनस Q1 हो और माइनस Q2 हो। तो जब दोनों को इंटू करेंगे, माइनस Q1 इंटू माइनस Q2, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? Q1 Q2 हो जाएगा। तो जब दोनों सेम साइन के हों तो डेफिनेटली वो 0 से बड़ा होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी विल भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सिंस सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जर एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करेंगे। भाई आप लाना चाहेंगे, सिस्टम उसको हटाना चाहेगा। तो जब सिस्टम खुद हटाना चाहता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। घटेगी। ठीक है, बस भाई, तो सिस्टम की बढ़ेगी। ठीक है, आप जो किए हैं वो आपकी तरफ से बढ़ रही है। तो यहाँ पे तो चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो इन ब्रिंगिंग देम क्लोजर, जब उनको आप करीब लाएंगे तो सम वर्क हैज़ टू बी डन, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। जब कुछ कार्य करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगी। लेकिन जब सेपरेटिंग द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब उनको सेपरेट करेंगे, सेपरेट का तो ऑटोमेटिक सेपरेट होगा, आप छोड़ देंगे तो वर्क डन सिस्टम के द्वारा होगा, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। इफ बोथ द चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर, लेकिन अगर दोनों चार्जेस अपोजिट हों तो जाहिर सी बात एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो Q1 Q2 जो है 0 से छोटा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, और माइनस जो है छोटा है किससे? 0 से। तो U विल बी निगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। सिंस अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है, इन सेपरेटिंग देम, सो इन सेपरेटिंग देम, जब आप उनको सेपरेट करेंगे, भाई वो तो सिस्टम अट्रैक्ट कर लिया क्योंकि अब प्लस है और माइनस, तो जब आप उसको सेपरेट करेंगे तो फर्दर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। आप द सिस्टम इंक्रीजेज, तब उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। हाउ इवर इन ब्रिंगिंग देम क्लोजर, जब आप उनको लाना चाहेंगे तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ, तो वर्क डन होगा किसके द्वारा? सिस्टम के द्वारा। सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। जब आप खुद कार्य करेंगे, जिसको एक्सटर्नल एजेंट कहते हैं, तो उस वक्त क्या नाम है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। और जब सिस्टम करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम कब काम करेगा? दोनों सिमिलर चार्जेस हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। तो जब उसको आप ला रहे हैं तो छोड़ देंगे तो सिस्टम क्या कर देगा? उसको सेपरेट कर देगा। जब सिस्टम सेपरेट कर रहा है तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। कन्फर्म? और जब दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, आप ला रहे हैं, जितना दूर भी लेके आए हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की, उसके बाद सिस्टम खुद उसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो अट्रैक्ट कर लेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के द्वारा हो रहा है ना, सिस्टम के द्वारा अट्रैक्शन है या वर्क डन हो रहा, तो डिक्रीज करेगी। अब उसको आप अलग करना चाह रहे हैं क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, तो अब उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब इसके बाद है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की 3 पॉइंट चार्जेस, उस सिस्टम पे कितने चार्जेस हैं? 3 चार्जेस। 3 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए है, बी है और सी है। ए पे Q1 है, बी पे Q2 है, सी पे Q3 है। ए बी के बीच में जो दूरी है R12 है, ध्यान दीजिएगा, R1 टू बी टू सी में R2 3 है और ए टू सी पे R1 3 है। ठीक, ये Q2, ये Q2 की वजह से 2 आ रहा है, Q1 की वजह से 1 आ रहा है। 1 1 2 2 3 और 1 3, आप समझ आया? ये आपका मान लीजिए 1 है, ये Q2 है तो मान लीजिए 2 है, ये Q3 है तो मान लीजिए 3 है। तो इन दोनों में R12, ये दिख रहे हैं ना, 1 2, ये 2 3 है तो R2 3, ये 1 3 है तो R1 3। तो मान लीजिए 3 चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है और Q3 है। ये क्या नाम है, ए बी सी पे रखे हुए हैं, हो गया। अब बाय द डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन से, फॉर सच अ सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी विल बी, अभी आप 2 चार्जेस के लिए पढ़े थे, U = W1 + W2। अब 3 चार्जेस के लिए W1 + W2 + W3। W1 क्या है भाई? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। W1 किसका नाम है कि हम कार्य कर रहे हैं Q1 चार्ज को लाने में, कहाँ से? इन्फिनिटी से पोजीशन ए पे या ए पॉइंट पे, इन अ फील्ड फ्री स्पेस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री स्पेस, क्षेत्र क्या है? मतलब ये तीनों गायब हैं, तीनों अनुपस्थित है, तीनों को आप लेके चले जाइए कहाँ? इन्फिनिटी पे। अब एक को लेके आएंगे तो मैदान खाली है, कोई नहीं है, ठीक है। ये दोनों चार्जेस भी तो इन्फिनिटी पे हैं, तो वहाँ से Q1 को लेके आ रहे हैं, तो इस वक्त जो है B और C चार्जेस गायब हैं, अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, तो उसी को कहता है फ्री स्पेस। तो कह रहे कि Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी से जब A पे लेके आ रहे हैं तो एक ऐसा फील्ड है जिसको क्या कहा जाता है? फ्री स्पेस कहा जाता है। जब फ्री स्पेस है तो Q1 कितना आसानी से आ जाएगा, ठीक है, बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बगैर किसी रेजिस्टेंस के, बगैर किसी स्टॉपेज के, बगैर किसी रुकावट के, वो धीरे धीरे आसानी से चलाएगा। तब क्या होगा भाई? जब वो आसानी से चलाएगा तो W, हाँ, और W2 क्या? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। W2 किसका नाम है? Q2 को आप लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से
किस किस पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, बी पे ला रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे इन अ फील्ड बोलेंगे, लेकिन ड्यू टू Q1 बोलेंगे। उसमें इन अ फील्ड बोले थे फ्री स्पेस, इन अ फील्ड फ्री स्पेस। समझ आई बात? इसमें क्या बोले थे, इन द फील्ड फ्री स्पेस। कहाँ चला गया? हाँ, इन अ फील्ड फ्री स्पेस, इन अ फील्ड फ्री स्पेस। और इसमें क्या है, इन अ फील्ड ड्यू टू Q1, इन अ फील्ड ड्यू टू Q1। फिर W3 वर्क डन है इन ब्रिंगिंग Q3, इसको लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से टू C पे। इन अ फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्जेस Q1 एंड Q2। अब C जो आ रहा है वो जो है एक ऐसे क्षेत्र में आ रहा है जहाँ पे पहले से Q1 और Q2 का दबदबा है, Q1 और Q2 की हाजिरी है, Q1 और Q2 की उपस्थिति है। तुम कहाँ चले गए थे? देखो, W2 जो वर्क डन हो रहा है वो Q2 को आप ला रहे हैं इन्फिनिटी से B पॉइंट पे, एक ऐसे फील्ड में जहाँ पे पहले से Q1 मौजूद है। W3 को लेके आ रहे हैं, ठीक है, C से इन्फिनिटी से C पे लेके आ रहे हैं, एक ऐसे फील्ड में प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस Q1 एंड Q2, जहाँ पे पहले से दो चार्जेस हैं जिसका नाम Q1 और Q2 है। तो चलिए सिंस Q1, भाई जब Q1 को आप ला रहे थे ए पे, तो एक ऐसे क्षेत्र में लेके आ रहे थे, फील्ड में लेके आ रहे थे जिसका नाम क्या था, फ्री स्पेस था। इसलिए W1 इक्वल टू 0, W1 इक्वल टू 0। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग। अब इसके बाद Q2 पे जो वर्क हो रहा है इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, लेकिन B पे लेके आ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी Q1 की उपस्थिति है। तो उस वक्त क्या होगा, W2 इक्वल टू Q2 VB माइनस V इन्फिनिटी। VB इसलिए कि VB पे वर्क हो रहा है, VB को VB पॉइंट पे लाने में Q2 पे वर्क हो रहा है, इसलिए VB माइनस V इन्फिनिटी, V इन्फिनिटी 0 हो गया। बोलिए, इसलिए यहाँ पे कोई वर्क नहीं है। तो Q2 VB माइनस 0, तो Q2 VB हो गया। फिर Q2 VB की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये जो है R12 जो डिस्टेंस है बच्चों, R12 समझ में आई बात? R12 दिखा दे रहा हूँ फिर से, ये आपका R12 है, देख रहे हैं ना। Q2 को B पे लेके आए हैं, Q2 को B पे लेके आए हैं और ऑलरेडी A उपस्थित है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या नाम दिया है, R12। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, R12 है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े तो R1, ये R12 है, क्या लिखा है R1, ये R12 है, अगर साफ ना दिखाई दे तो W2 इक्वल टू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1। अब इसी तरीके से तीसरा चार्ज लेके आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी से C पॉइंट पे। तो अब ऑलरेडी दो चार्जेस मौजूद हैं, कौन कौन, Q1 और Q2। तो W3 इक्वल टू Q3 VC माइनस V इन्फिनिटी, VC माइनस V इन्फिनिटी। तो Q3 VC माइनस 0 जाएगा इक्वल टू Q3 VC, Q3। अब Q3 W3 इक्वल टू Q3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपन R13 क्यों, इसलिए कि यहाँ पे देखिए ये R13 है, Q3 ला रहे हैं, Q3 ला रहे हैं C पॉइंट पे, ठीक है। पहले से Q1 भी है और Q2 भी है, कन्फर्म। तो इसका भी क्या नाम है, पोटेंशियल अप्लाई होगा R13। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R23 कहाँ से, यहाँ से, इसलिए कि यहाँ पे है तो ये भी एक डिस्टेंस है और एक डिस्टेंस ये है, यानी ये जो है दो पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है। एक पॉइंट का नाम A है,
एक पॉइंट का नाम बी है। ए पे Q1 है और बी पे Q2, इसलिए R13 और R23। तो यहाँ पे W3 इक्वल टू Q3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23। क्लियर हो गया। अब जब इक्वल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, तो जो कॉमन लेना चाहें ले सकते हैं। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यूज कर W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 तो ज़ीरो है, बाकी ये दोनों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23 सबको ऐड कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1, यहाँ R12 R23 R13 कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पे डिस्कस है, क्लियर हो गया, बोलिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हैविंग मोर देन 2 चार्जेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर क्या नाम है मोर देन 2 चार्जेस, 2 चार्जेस से अगर ज़्यादा हो, n चार्जेस हो, मल्टी चार्जेस हो, तो उनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं एडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिर्फ आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पेयर, हर पेयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जोड़ते चले जाइए। वाइल कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पेयर चार्जेस शुड बी प्लेस्ड अलॉन्ग विद देयर साइन। चूँकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए चार्जेस को आप जो है प्लेस करेंगे उनके साइन के साथ। इफ़ देयर आर n चार्जेस इन द सिस्टम देन नंबर ऑफ पेयर्स विल बी। अगर क्या नाम है सिस्टम में n चार्जेस हों तो जो नंबर ऑफ पेयर बनेंगे n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2 कन्फर्म। जैसे मान लीजिए अगर सिस्टम में कितना n चार्जेस की जगह n की जगह पे मान लीजिए 4 चार्जेस हों, कितना चार्जेस हों 4, तो n की जगह पे 4 रख दीजिए, 4 माइनस 1/2 इक्वल 4 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्स विल बी व्हाट, कितने बनेंगे 6 बनेंगे। क्लियर। अगर 2 चार्जेस हों तो देखिए n की जगह 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 1 बनेंगे। ठीक, कैसे रख रहे थे। अगर क्या नाम है अगर 3 हो, 3 इफ n इजकल टू 3 तो इम्प्लाइज दैट 3 इंटू 3 माइनस 1 यानी 2 और अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बनेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ पेयर्स विल बी, तो यहाँ पे देख लीजिए कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस थे ना, बोलिए। तो Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1, समझ में आई बात। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी of its configuration. It doesn't depend on the manner in which the configuration has been achieved. चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, अगर n चार्जेस हो तो U इज इक्वल टू 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, फिर समेशन J इज इक्वल टू 1 QI QJ अपॉन NI J. The double sum notation indicate that first we take I is equal to 1 and sum over J is equal to 2, 3, 4 dot 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 and then we take I is equal to 2 and sum over. चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पढ़ के ख़त्म ना। अब देखिए वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें जो है हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो कितना वर्क डन होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते ही हैं, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दैट इज 2a और 2l इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में जो दूरी है, ठीक है, एक चार्ज ले लीजिए Q इंटू 2a, Q 2a इजकल टू P, ठीक है। तो वी नो दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम इस बात को जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है? P है, जब उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए रखते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ। तो क्या है? एक रेस्टोरिंग टार्क एक्ट्स ऑन द डी डाइपोल। तो डाइपोल पे एक रेस्टोरिंग टार्क जो है कार्य करता है। टार्क जानते हैं ना, टाउ इक्वल टू P साइन थीटा पढ़े हैं, ठीक है। तो विच ट्राइज टू अलाइन, जो उस पर टार्क काम करता है वो डाइपोल को अलाइन करना चाहेगा, मेक अ लाइन, एक लाइन में लाना चाहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। किसके डायरेक्शन में? फील्ड के डायरेक्शन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टार्क, इस टार्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है? टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है। तो अब इफ डाइपोल इज, यहाँ पे डाइपोल देखिए कहाँ डाइपोल है? ये माइनस Q है, दिखाई दे रहा है, ये माइनस Q है और ये आपका प्लस Q है। तो दो चार्जेस हैं, थीटा एंगल बनाते हुए इसे रखा गया। देख रहे हैं थीटा एंगल बनाते हुए? बोलिए, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये माइनस Q और ये आपका माइनस Q है और ये आपका प्लस Q है। ये डाइपोल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, यहाँ से ले करके थीटा एंगल, और ये जो है डी थीटा है जब इसको हम रोटेट करा रहे हैं। तो इफ डाइपोल इज फर्दर रोटेटेड, अगर हम डाइपोल को रोटेट कराएं बहुत छोटे एंगल से, जिसका नाम क्या है? डी थीटा है, तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी, तो वर्क डन क्या होगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू टार्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है? डी थीटा, डी थीटा। तो टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। याद रखिएगा, जैसे ये एक सर्कल है और ये आपका सेंटर है, ये थीटा है, समझ ना? ये क्या है आपका? यानी जो आपका मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी तक गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है? आर्क है, ये आर्क है। और आप पढ़े थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है? ये रेडियस है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एंगल यहाँ पहुँच गया, मतलब ये थीटा 1 है, ये आपका थीटा 2 है। बोलिए, ये आपका थीटा 2 है। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डी थीटा हमने मान लिया, डी थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी थीटा। डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू P साइन थीटा डी थीटा। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, तो डाइपोल को जब आप रोटेट करेंगे, थीटा की वैल्यू है थीटा 1 से थीटा तक, थीटा 1 टू
थीटा इज इक्वल टू थीटा 2। तो अब ये आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2 पी साइन थीटा डी थीटा, पी साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें ये कांस्टेंट है, पी बाहर कर दीजिए, मिला क्या साइन थीटा डी थीटा। और आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डी थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, कन्फर्म। तो ये आपको मिला माइनस कॉस थीटा, देखिए माइनस बाहर है यहाँ पे, माइनस पी कॉस थीटा और लिमिट है थीटा 1 थीटा 2। तो जब अप्लाइंग करेंगे लिमिट तो पहले अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और जब माइनस को अंदर कर देंगे तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, समझ में आई बात। तो W इक्वल टू पी देख रहे हैं, कॉस थीटा 1 पॉजिटिव वाला लिख लिया, अब माइनस कॉस थीटा 2 उसके बाद लिखा। तो दिस इज द जनरल फार्मूला, ये जनरल फार्मूला है फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। जब डाइपोल को रोटेट कराएंगे तो उसका ये फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। W इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इफ द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर डाइपोल को हम रोटेट कराएं, इसकी साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब थीटा इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा इक्वल टू 0 टू एंगल थीटा 0 डिग्री से लेकर के थीटा तक, यानी थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू थीटा। तो इक्वेशन बन जाएगा आपका, यानी जो थीटा 1 यहाँ 0 रख दीजिए और थीटा 2 की जगह पे थीटा रख दीजिए। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए पी ई cos 0 माइनस cos थीटा, तो पी 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, पी 1 माइनस cos थीटा। अब डिस्कस में है इफ़ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। अगर डाइपोल को 90 डिग्री पे रोटेट करा रहे हैं हम इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो पी cos 0 माइनस cos 90 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो W इक्वल टू क्या मिलेगा P, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, अगर डाइपोल को 180 डिग्री से रोटेट कराएंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 1 इक्वल टू डिग्री 0 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो W इक्वल टू पी cos 0 माइनस cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। वेरी गुड, कैसे निकालेंगे, cos इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 90 cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और साइन 90 की वैल्यू 1, उससे पहले माइनस लगाया तो P1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो W मैक्स इक्वल टू 2PE, ये क्या माइनस कहाँ, मैक्स मतलब मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया, ये फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग, द रिमेनिंग पोर्शन विल बी क्लियर ऑन टुमारो।